हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है वो उत्तराखंड की आगामी जो परीक्षा है री एग्जाम और कनिष्ठ सहायक को दृष्टिगत रखते हुए हमने तैयार की है। यूके ट्रिपल एससी के जो वर्तमान पैटर्न है उसी में है। और इसकी श्रृंखला के जो क्वेश्चन पेपर हैं, अगर वो आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर लगातार हमारी इसकी श्रृंखला चल रही है, पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा इसकी पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस करके उसमें मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है यूट्यूब के ही चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उठा सकते हैं। और दूसरा, आप इस वीडियो को देखने के बाद हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। और पूरा आप इस सीरीज को अध्ययन कीजिए, आपको बहुत हद तक जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। और बहुत हद तक आपको अपने सिलेबस की कवरेज जो है उसका भी पता चलेगा, क्योंकि देखो, पढ़ाई करना एक अलग विषय है, उस पढ़ाई को परफॉर्म करना ये दूसरा विषय है। क्योंकि बहुत हद तक हम कई बार पढ़ने के बाद इस गलतफहमी में होते हैं कि हमने पढ़ लिया है तो हमें आ रहा है, जबकि उसी चैप्टर से जब क्वेश्चन आता है तो कई बार हमसे उसमें गलती हो जाती है, क्योंकि हम उसकी स्पष्टता या उसकी डेप्थ में नहीं होते हैं। तो जब हम किसी प्रश्न पत्र को करते हैं तो उस प्रश्न पत्र में आने वाले क्वेश्चनों से बहुत सारे आपके टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमारी गलतफहमी दूर हो जाती है कि हमारा क्लियर है कि नहीं है। क्योंकि ये आपका सही गलत करने के, जो आपके किसी भी टॉपिक पर सही या गलत करने की जो आपकी एक्यूरेसी है उसको दर्शाता है। इसलिए जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत जरूरी है। बाकी अगर आप हमारी जो पेड टेस्ट सीरीज है उसको लेना चाहते हैं कनिष्ठ सहायक के लिए तो थोड़ा वेट कीजिए, हम बहुत जल्द उसको अपने जो हमारा चैनल है, सॉरी ऐप है, एसएस स्टडी ऐप, उसमें लेकर के आ रहे हैं। तो उसमें हम पूरी पूरी आपकी सीरीज एक साथ डाल देंगे और उसमें जो वर्तमान पैटर्न है उस पर क्वेश्चन कराएंगे। इसमें थोड़ा रीजनिंग का लेवल हमने बहुत हाई नहीं रखा है, क्योंकि रीजनिंग अब बढ़ा दी है यूपी ट्रिपल एससी ने, थोड़ा उसको कठिन बना दिया है। तो वर्तमान जो हम सीरीज लाने वाले हैं, अब जो हम ऐप पर लाएंगे उसमें रीजनिंग का लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। बाकी जो पैटर्न है उसमें भी हम कठिन क्वेश्चनों को ज्यादा डाल रहे हैं ताकि आपको आदत में शुमार हो जाए कठिन चीजों का सामना करना। तो ये पहला जो खंड है भाग 1, इसमें 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के हैं। निम्नलिखित में से अनिकेत समाचार पत्र के संपादक कौन है? अनिकेत समाचार पत्र के जो संपादक हैं वो रमेश पहाड़ी हैं। ये उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। महेश चंद्र गौड़, जिनका हाल ही में निधन हुआ का संबंध है। महेश चंद्र गौड़ उत्तराखंड के जाने माने गीतकार थे जिनका पिछले साल निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विकल्प सही सुमेलित है? सुमित्रा नंदन पुरस्कार, डॉक्टर दिनेश पाठक, ठीक है। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान, सुभाष पंत। और मंगलेश डबराल पुरस्कार, सतीश डिमरी। 3 के 3 सही हैं। तो ये पुरस्कार जो मिले थे, ये 3 लोगों को अपने अपने क्षेत्र में ये पुरस्कार मिले हैं साहित्य में। जौनसार क्षेत्र की पहली फिल्म कौन सी है? जौनसार भाबर की जो पहली फिल्म है जौनसारी भाषा की, वो है मेरो गांव की बाट, मेरे गांव की बाट। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? ग्राम्य विकास भवन बनाया है इन्होंने देहरादून में। हाल ही में संस्कृत आदर्श ग्राम घोषित भोगपुर गांव किस जिले से संबंधित है? भोगपुर गांव देहरादून में है, जहां से संस्कृत ग्राम जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत की गई है। अगला, टॉस और यमुनोत्री घाटी के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा स्थित है? टॉस नदी और यमुनोत्री के बीच जो दर्रा है उसे बोलते हैं बाली दर्रा, बाली दर्रा कहा जाता है। तो इसका डी सही आंसर है। वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शैल चित्र मिले हैं? शैल चित्र मतलब गुफाओं में। 2024 में बेरीनाग में कुछ शैल चित्रों की खोज हुई थी। अगला, निम्नलिखित राज्य के विभिन्न नदी तट में स्थित, राज्य के विभिन्न स्थलों को नदी तट में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें कुछ नदियां हैं और स्थल हैं। पिंडर, इनमें से पिंडर के तट पर है थराली, चमोली का थराली है। एक तो धराली था जहां आपदा आई थी, ये थराली है। सोलानी, सोलानी नदी आपका गंगा की सहायक और रुड़की में बहती है। पश्चिम रामगंगा, पश्चिम रामगंगा पर इस पर है भिकिया सिंह।
अल्मोड़ा का भिकियासेन पश्चिम रामगंगा पर, और गोरी गंगा पर जौलजीबी, गोरी गंगा के तट पर काली नदी के संगम पर। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का ए का 3, सॉरी हाँ ए का 3 था, बी का 1 है, बी का 1, सी का 4, डी का 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड महोत्सव ब्रांड एम्बेसडर पुरस्कार वर्ष 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ये उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर पुरस्कार 2025, यह पुरस्कार थल निवासी स्नेहा बिष्ट को 5 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में प्रदान किया गया। ठीक है, यह पुरस्कार हम सबका उत्तराखंड संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भी ठीक है, ये दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही, ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत श्रेणी के संदर्भ में शिवालिक शब्द का अर्थ क्या है? शिवालिक यानी कि शिव की अलग भुहें, शिव की भौहें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। भाबर क्षेत्र में नदियां धरातल के ऊपर न बहकर अदृश्य रूप से नीचे बहती हैं। बिल्कुल सही है, भाबर में ऊपर मोटे कंकड़ पत्थर के निक्षेप हो जाते हैं तो पानी रिस जाता है नीचे की तरफ, तो ये बिल्कुल सही है कि पानी गुप्त हो जाता है, यहाँ पर अदृश्य हो जाता है। दूसरा, भाबर क्षेत्र का निर्माण पर्वतीय नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप कंकड़ पत्थर बलुआ से हुआ है, इसीलिए ऐसा होता है। ये भी सही है, क्योंकि भाबर इससे बना है इसलिए ऐसा होता है। तो इसमें क्या है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। अगर स्पष्टीकरण मांगता तो जो दूसरा कथन है वो पहले कथन का स्पष्टीकरण भी है। राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के मध्य स्थित है? सीमांत भ्रंश जो हमारे यहाँ क्या है, रिफ्ट लाइन है उत्तराखंड में। अगर हम देखें ऐसे जो उत्तराखंड है हमारा, इसमें जो हमारे यहाँ रिफ्ट लाइन है, जो एमसीटी है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी बांटती है बृहद हिमालय को मध्य हिमालय के, एमसीटी बांटती है बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को। और दूसरी कौन सी वाली कह रहा है, मुख्य भ्रंश रेखा, सीमांत, सीमांत भ्रंश रेखा है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच, मतलब जो सीमांत भ्रंश रेखा है वो है मध्य हिमालय और सीमांत के बीच। तो इसने पूछा है मध्य हिमालय मतलब क्या है आपका एमसीटी, और जो आपका मुख्य भ्रंश रेखा और मुख्य सीमांत रेखा के बीच हिमालय कौन सा है? तो मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय भी बोलते हैं, तो इसका सी सही आंसर होगा। ठीक है, मतलब एक तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया, एक फ्रंटियल थ्रस्ट हो गया, इसको बोलते हैं आपका फ्रंटियल थ्रस्ट। तो एफटी और एमसीटी के बीच जो हिमालय है वो मध्य हिमालय है। उत्तराखंड में आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री, आदर्श संस्कृत ग्राम होना चाहिए, आदर्श संस्कृत ग्राम, संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भोगपुर संस्कृत ग्राम से की। बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य संस्कृत को जनभाषा बनाना और नशा मुक्ति तथा संस्कृत संवर्धन को बढ़ावा देना है। ये भी सही है, कि ऐसा करना है इसीलिए इसको बनाया गया है, ये भी इसका स्पष्टीकरण होगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि आर को बनाने का उद्देश्य, ए को बनाने का उद्देश्य आर है। पवार शासक सुदर्शन शाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सुदर्शन शाह के सम्मान में मौला राम ने सुदर्शन दर्शन नामक कविता लिखी। सम्मान में नहीं लिखी थी, ये एक्चुअल में आलोचनात्मक कृति है, आलोचनात्मक कृति है ये, इसकी सुदर्शन शाह की आलोचना में लिखी थी मौला राम ने, तो गलत हो गया है। सामान्य प्रजा सुदर्शन शाह को बोलांदा बद्री कहकर संबोधित करती थी। बिल्कुल ठीक है, सुदर्शन शाह एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे, नहीं थे, है ना, तो ये भी सही है। 2 और 3 तो सही है, एक सही नहीं है, तो इसका केवल 2 और 3 सही होगा, 2 और 3।
केंद्र की विभिन्न सरकारों में राज्य के कैबिनेट मंत्री रहे कौन से? एक सुमेलित नहीं है। गोविंद वल्लभ पंत केंद्र में गृह मंत्री रहे, बिल्कुल सही है। भुवन चंद्र खंडूरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे, यहीं से शुरुआत हुई थी इनकी, ये भी सही है। इस बार खंडूरी को लेकर के पूरी पढ़ाई करके जाना, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। भुवन चंद्र खंडूरी के आपके जीवन से संबंधित, उनका गांव, उनका जन्म या उनका जो सेना में प्रवेश है ना, उनकी जो मेजर जनरल की तक की यात्रा है उससे, या फिर उनकी राजनीतिक यात्रा 1991 के आम चुनाव से शुरू होती है, जो 3 बार आम चुनाव जीते, फिर जाकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, 2 बार मुख्यमंत्री बने, एक ही विधानसभा में, दूसरी विधानसभा में 2 बार, पहले इनको बनाया, फिर निशंक को बनाया, फिर दोबारा इनको बनाया। रमेश पोखरियाल निशंक स्वास्थ्य मंत्री, ये गलत है। रमेश पोखरियाल निशंक 2014 से 19 वाली जो लोकसभा थी उसमें मानव संसाधन विकास मंत्री, यानी कि केंद्र में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री थे। महावीर त्यागी राजस्व एवं लोक व्यय रहे थे, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक जलविद्युत परियोजना सही सुमेलित है? रामबाड़ा परियोजना मंदाकिनी नदी, बिल्कुल सही है। रामबाड़ा परियोजना मंदाकिनी नदी पर है, कहां? रुद्रप्रयाग में। उत्यासु परियोजना ये भागीरथी पर नहीं है, ये अलकनंदा पर है। और मलेरी झेलम परियोजना ये कल्पगंगा पर नहीं है, पश्चिम धौली पर है। पश्चिम धौली, जिसे हम विष्णुगाड़ भी बोलते हैं, उस पर है। और खरतोली लुमटी परियोजना ये सरयू में नहीं है, ये गोरी गंगा पर है, पिथौरागढ़ में ही है, लेकिन गोरी पर है, तो इसमें से ए सही है केवल। अगला, देश का पहला कोर्टोग्राफी मानचित्र कला संग्रहालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता है देश का पहला कोर्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में स्थापित किया गया। जॉर्ज एवरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे, तो वो आपके, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया ही भारत में क्या मानचित्र जारी करने वाली सबसे ऑथेंटिक और एकमात्र संस्था है, इसी ने भारत के बहुत सटीक मानचित्र बनाए हैं। तो इसका कोर्टोग्राफी मतलब विभिन्न मानचित्रों का संग्रहालय जो होगा उसे कोर्टोग्राफी संग्रहालय कहते हैं। इसकी स्थापना सितंबर 2023 में उत्तराखंड के मसूरी शहर में की गई है, जो मैं बता रहा हूँ, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में। इसका उद्घाटन तात्कालिक पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज द्वारा किया गया, ये भी ठीक है। इस संग्रहालय का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया, बिल्कुल सही है। उन्हीं का जो आवास है, जिसे जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहा जाता है मसूरी में, उसी पर यह कोर्टोग्राफी संग्रहालय बनाया गया है। 3 के 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, वारुणी पंचकोसी यात्रा के संबंध में सही कथन है। वारुणी पंचकोसी यात्रा यह चमोली जनपद में आयोजित होती है, गलत है। वारुणी पंचकोसी यात्रा वरुणावत पर्वत की यात्रा है, ये उत्तरकाशी में होती है, ना कि चमोली में। पहला तो गलत हो गया। यह यात्रा प्रतिवर्ष चैत्र माह में भागीरथी वो वरुणा के संगम से शुरू होकर वरुणावत पर्वत को पार करके गंगोरी से गंगा तट तक जाती, फिर से पुनः भागीरथी तक, तो ये भी सही है। यह यात्रा 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, पंचकोसी, 5 कोस यानी कि 15 किलोमीटर की। तो ये आपका क्या है, इसमें केवल एक गलत है। सही कथन 2 और 3 इसमें सही कथन होंगे, एक गलत है तो 2 और 3 सही होंगे, तो इसमें ए सही आंसर है इसका। हाल ही में राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों को सरकारी सेवा में कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? जो आपके सेवानिवृत्त अग्निवीर आएंगे अब, क्योंकि इनकी जो आपकी रिटायरमेंट है वो शुरू हो गई है, तो इसमें 10% राज्य की सरकारी नौकरियों में इनके लिए आरक्षण रहेगा। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा आरक्षण में, क्योंकि जो रिटायर्ड सैनिक थे आज तक उनको 10 था, तो उनका आरक्षण अब इनको मिल जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में सारे जो रिटायर्ड आपके सैनिक होंगे वो अग्निवीर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो अभी शुरुआत में तो कुछ सैनिक भी होंगे, लेकिन आने वाले समय में फिर ये पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा अग्निवीरों को। निम्नलिखित वाक्यों में विचार करें और सही विकल्प चुनें। मध्य पंचगढ़ प्रथा न्याय से संबंधित प्रथा है। मध्य पंचगढ़ प्रथा थारू जनजाति में एक न्याय की प्रथा है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए जौनसार में गड़ाद प्रथा का प्रचलन है, मतलब दूसरे को हानि पहुंचाने की जो आपके प्रथाएं हैं या तो टोटके हैं, उसे गड़ाद कहा जाता है जौनसार में। कंडाली त्योहार 12 वर्ष बाद भोटिया समुदाय में मनाया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें से 3 के
3 सही है, 1, 2 और 3। अगला है, महाभारत के किस पर्व में पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का उल्लेख मिलता है? यह है वन पर्व। वन पर्व में बद्रीनाथ यात्रा का उल्लेख है। लोमर्स ऋषि द्वारा यह यात्रा का वर्णन या सुनाया गया है। गढ़वाली भाषा की पहली धार्मिक फिल्म जयधारी मां के निर्माता निर्देशक कौन है? ये देबू रावत। गढ़वाली भाषा की पहले आपके अन्य विषय वस्तुओं पर तो बनी है, लेकिन धार्मिक पिक्चर पहली गढ़वाली की यही है, जयधारी मां। ये आपके देबू रावत ने बनाई है। राज्य सरकार ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का संचालन किया जा रहा है? तो इसमें महिला विकास मिशन योजना, ये तो नहीं है। उत्तराखंड सबला योजना, ये भी नहीं है। जननी सुरक्षा योजना, ये तो स्वास्थ्य को लेकर के है, सबला और जननी सुरक्षा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना है, ये महिलाओं की आर्थिकी में सुधार के लिए ये योजना है। यमुनोत्री धाम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण महारानी नेपोलिया ने करवाया था। महारानी नेपोलिया ने नहीं करवाया था, बल्कि ये प्रताप शाह ने करवाया था। प्रताप शाह ने। यमुना मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल की तृतीया, जिसे हम अक्षय तृतीया बोलते हैं, तो खुलते हैं। यमुनोत्री के निकट गर्म सूर्य कुंड का तापमान 195 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, ये भी ठीक है। यमुनोत्री 4 धामों में सबसे पश्चिम में है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री, ये है। तो इसमें आपका पहला वाला असत्य है, बाकी सब सही है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ नगर निगम दे रखे हैं और सूची 2 में उनके स्थापना वर्ष। रुड़की नगर निगम बना था 2013 में, और ऋषिकेश नगर निगम बना था 2017 में। अल्मोड़ा बना था 2024 में, अल्मोड़ा बिथावर लास्ट है। और हल्द्वानी 2011 में। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। हिमाचल में इसे दूधा फूल कहा जाता है, बिल्कुल सही है, दूधा फूल बोलते हैं हिमाचल में। ब्रह्म कमल के पौधे में एक वर्ष में केवल एक ही फूल आता है, ये भी ठीक है। महाभारत में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है, ये भी ठीक है। तीनों सही है, ब्रह्म कमल के संबंध में तीनों कथन सही है। अगला, कौन से किले चंद्रकालीन है? चांदपुरगढ़ किला। चांदपुरगढ़ किला चंद्रकालीन नहीं है, चांदपुरगढ़ तो पवारों का किला है, कनकपाल का किला है चांदपुरगढ़। राजबुंगा ठीक है, मल्ला महल ठीक है, लाल मंडी ठीक है, ये दोनों अल्मोड़ा के और ये चंपावत का, 3 किले ये चंद्रकालीन है, यानी कि 2 3 और 4 सही है। चांदपुरगढ़ किला पवारकालीन है, ना कि चंदों का। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट हरिद्वार है। अगर हम ओवरऑल क्षेत्रफल में देखें तो इसका क्षेत्रफल कम है, जनघनत्व ज्यादा होने से, वोटर तो बहुत है। भक्त दर्शन हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद रहे थे, ये गलत है, पौड़ी सीट से सांसद बने हो। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है, जिसमें सबसे कम मतदाता है, ये ठीक है। तो इसमें 1 और 3 सही है। सत्य कथन चयन करना है तो 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किस गुफा शैलचित्र में मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया? ये आपके जो लाखों उडियाल है, इसमें अगर आप देखोगे या तो समूह में नृत्य करते हुए दर्शाया गया है मानव को, या फिर अकेले नृत्य करते हुए। राज्य आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म 1300 के निर्देशक कौन है? राज्य आंदोलन पर बनी गढ़वाली फिल्म 1300 का निर्देशन किया था अनुज जोशी ने, ए सही है इसका। अगला, हाल ही में राज्य पुलिस विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो उत्तराखंड जो पुलिस है उसने राज्य में अकेले और असहाय जो आपके क्या हैं बुजुर्ग हैं उनके लिए शुरू किया ऑपरेशन है, ऑपरेशन भलछो, यानी कि उनसे पूछताछ करना और उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है या कोई सता तो नहीं रहा है, ये सब। निम्नलिखित में से कौन सी बोली दक्षिणी कुमाऊनी की बोली है?
इसमें खसपराजिया, जौहारी, जौनसारी, इसमें रचभैंसी दक्षिणी कुमाऊनी है, बिल्कुल नैनीताल का जो आपका दक्षिणवर्ती हिस्सा है नैनीताल का, तराई से लगता हुआ उस हिस्से में बोली जाती है, तो इसका सी सही होगा। उत्तराखंड में निम्नलिखित ग्लेशियरों को उनके संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए। तो इसमें रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, रालम मिलम सब कहाँ है, पिथौरागढ़। खतलिंग कहाँ है, उत्तर टिहरी में, सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है इसको। चतुरंगी उत्तरकाशी में है, ये गंगोत्री ग्लेशियर का ही एक सहायक है, और सुखराम बागेश्वर में है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, 3 4 1 2, इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासकों ने उत्तराखंड में अपने अधीन जनता पर अत्यधिक भारी कर लगाए और कड़ाई से वसूले। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही है। गोरखों ने बहुत सारे कर लगाए भी कड़ाई से और वसूले भी। जो नहीं वसूल करता था तो वो खलियानों को भी आग लगा देते थे। गोरखों का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में एक सुदृढ़ और लोक कल्याणकारी प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करना था। नहीं, वो सुदृढ़ और लोक कल्याणकारी प्रशासन की स्थापना नहीं करना चाहते थे। उनका एक सैन्य शासन था जो बहुत ही क्या आपके कड़ाई से चीजों को करवाता था ताकि उनकी सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ये उनका उद्देश्य नहीं था। ए तो सही है किंतु आर गलत होगा, इसका सी सही आंसर है। पश्चिम से पूर्व की ओर राष्ट्रीय उद्यानों का कौन सा क्रम सही है? पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम उत्तराखंड में मैप में देखें, है ना, तो पश्चिम से पूर्व की ओर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल यहां पर है। अगर हम देखें तो हरिद्वार और देहरादून का जो हरिद्वार और देहरादून का ये वाला जो हिस्सा है इसमें है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान अगर देखेंगे तो यहां पर है, इससे थोड़ा पूर्व में आ जाता है ये। फिर कौन है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट यहां पर है। और अगर कार्बेट के बाद देखें तो नंदा देवी, कार्बेट के बाद देखें तो हाँ, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट, ये फूलों की घाटी आएगा फिर इसके बाद, क्योंकि फूलों की घाटी थोड़ा इससे इधर को है। और नंदा देवी बिल्कुल पिथौरागढ़ के बॉर्डर में है, पूर्व में है। तो इसमें पहला ही सही है। अगर हम ऐसे चलें तो सबसे पश्चिम में ये होगा, फिर इससे थोड़ा सा ये है, फिर इससे थोड़ा ये है, थोड़ा सा और थोड़ा, क्योंकि अगर हम इधर उधर देखें तो अगर ऐसे मिला करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या इस तरीके से सबसे पश्चिम, फिर उससे पूर्व, उससे पूर्व, उससे पूर्व, उससे पूर्व। ए सही होगा इसका आंसर। अगला, मुख्यमंत्री घसियारी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस योजना का उद्देश्य महिला पशु चारकों को रियायती दर पर पशु आहार उपलब्ध कराना है। बिल्कुल सही है। घसियारी योजना पशु आहार और वो भी पौष्टिक पशु आहार सस्ती दरों पर। इस योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर किया जाता है। गलत है, क्रियान्वयन ब्लॉक स्तर पर जो समितियां होती हैं सहकारिता विभाग की उन पर किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन यानी कि नोडल एजेंसी इसका सहकारिता विभाग, ये भी सही है। 1 और 3 सही है, सत्य कथन 1 और 3 है, 2 सही नहीं है, ब्लॉक स्तर पर हो रहा है इसमें। ब्रिटिश कालीन वन नीति और प्रशासनिक प्रतिक्रिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1993 में सरकार ने उत्तराखंड में सभी बेनाप और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित कर दिया था, केसर हिंद कहा गया जिसे। बिल्कुल ठीक है। इस नीति के कारण स्थानीय ग्रामीणों के पारंपरिक अधिकारों पर कड़े प्रतिबंध लग गए। वनों पर जो स्थानीय लोगों के अधिकार थे वो बहुत हद तक छिन गए। वनों पर लगाए गए इन प्रशासनिक प्रतिबंधों ने ही आगे चलकर कुली बेगार आंदोलन और कुर्मांचल परिषद की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार की, क्योंकि लोगों को अंग्रेजों ने जब अतिक्रमण, क्योंकि रैमजे के कार्यकाल तक तो लोग इन्हें हितैषी समझते थे, जब इन्होंने वनों में बहुत अतिक्रमण करा तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसी की परिणति लोग इनके खिलाफ होने शुरू हुए। कुमाऊं परिषद भी बनी और कुली बेगार आंदोलन भी चला, जंगलायत आंदोलन भी चला। 3 के 3 सही है, 1 2 और 3 सभी सही है। कमिश्नर ट्रेल के कार्यकाल को कुमाऊं के प्रशासनिक इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है।
प्रेल के कार्यकाल को नहीं कहते हैं एक्चुअल में, कहते तो स्वर्णकाल गोबन के कार्यकाल को है, लेकिन हेनरी रैमजे का कार्यकाल भी बहुत शानदार कार्यकाल था। प्रेल ने स्थानीय भाषा, रीति रिवाजों और पारंपरिक प्रणालियों को पूरी तरह समाप्त कर शुद्ध यूरोपीय न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया। ये भी गलत है। प्रेल ने यहाँ की स्थानीय परंपराओं के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी, उन परंपराओं के अनुसार ही यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चलाने का प्रयास किया, कुछ भी नहीं, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के साथ उसने कोई छेड़खानी नहीं करी। तो इसमें दोनों गलत है, ए और आर दोनों ही गलत है, तो डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के द्वारा उत्तराखंड में लागू किए गए विभिन्न नियम अधिनियमों को उनसे सही वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो इनमें इनके द्वारा लाए गए कुछ कानून है। कुमाऊं वाटर मिल्स रूल, कुमाऊं वाटर मिल्स रूल लाए थे ये 1900, कुमाऊं वाटर रूल जिसे बोलते हैं 1917 में। पंचक्कियों आदि में इन्होंने टैक्स लगा दिया। कुमाऊं और गढ़वाल में जंगलायत का पहला बंदोबस्त, जंगलायत को लेकर के पहला बंदोबस्त 1842 में ही आया था। तराई डिस्ट्रिक्ट एक्ट, तराई जिला अधिनियम 1861 में आया। और कुमाऊं में नयाबाद भूमि नियम, जिसे मैंने कहा केसर हिंद वाला, 1893, ये भी ठीक है। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4 है। ये उत्तराखंड वाला पार्ट है जो 40 नंबर का है, क्योंकि शुरुआत में इसमें हमने सीधे सीधे क्वेश्चन, वो सीधे तो है पर करंट से रिलेटेड है, तो बहुत सारे उसमें कंफ्यूजन भी होंगे। इसीलिए अगर आप इसको देख पा रहे हो तो 40 में से ये अगर मोटा मोटा आप अनुमान लगाते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आप कितने नंबर तक अपना बेहतरीन स्कोर मानते हो। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि आपको अगले वीडियो में इसमें से 40 नंबर में बेहतरीन स्कोर क्या है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जो खिंचाई कर सकते हैं अपने उत्तराखंड के एग्जामों में वो उत्तराखंड और हिंदी वाला पोर्शन है। जीएस में बहुत ज्यादा रीजनिंग हो जाता है, लेकिन जीएस वाले पोर्शन में स्कोर करना थोड़ा कठिन है, अपेक्षा करते हैं इनके। तो उत्तराखंड में इसमें जो आपका पेपर बना है क्या बेस्ट स्कोर हो सकता है, आप कमेंट करके बताइए आपके कितने आ रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें कितने नंबर लाए जा सकते हैं या बेस्ट स्कोर क्या हो सकता है। क्योंकि 40 नंबर का उत्तराखंड और 20 नंबर की हिंदी लगभग ये तय कर देती है आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। सामान्य हिंदी भाग 2, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। कुमाऊनी मुहावरों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खुट्टा ज्वत खर में मतलब अयोग्य व्यक्ति को सम्मान मिलना, मतलब पैर के जूते को सर में रखना, सही है। कच्चो वैद जी काओ मतलब नीम हकीम खतराए जान, अधूरे ज्ञान वाला नुकसानदायक होता है, बिल्कुल सही है। खुट्टक धवेड़ लायक मतलब पैरों को धोने लायक व्यक्ति, बहुत ही क्या है आदर के योग्य। खुट अलजीन दूसरे को मुसीबत में डालना, खुट अलजीन का मतलब होता है बंधन में डालना, कहते हैं खुट अल जल्दी मतलब इसकी शादी कर दो, है ना, बंधन में डालना। ये गलत हो गया, यहाँ बंधन में डालना होना चाहिए, मुसीबत में डालना, ये जो कहावत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उत्तराखंड के कुछ स्थानीय गीत हैं स्थानीय भाषा के, उनका प्रकार है बिटमणि गीत। बिटमणि गीत उत्तराखंड में गाए जाने वाले प्राचीन वैवाहिक गीतों को कहा जाता है। झोड़ा नृत्य गीत है जिसमें आपके गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य करते हुए गीत गाया जाता है। हुड़की बोल ये कृषि प्रधान गीत है जिसमें आपका हुड़की वादक आधे आधे चलता रहता है और पीछे से महिलाएं खेत में मडवे और धान की गुड़ाई करते रहती हैं, इसलिए इसे गुड़ौल भी कहा जाता है। गुड़ौल मतलब हुड़की बोल गीत। और न्योली, न्योली ये सोर घाटी क्षेत्र में, सोरसिरा क्षेत्र में आपके पशुचारक और उनकी जो प्रेमिकाएं हैं वनों में जो घास वगैरह के लेके, उनके द्वारा आपस में गाया जाने वाला विरह गीत है। तो इसमें सभी सुमेलित हैं। तो 1, 2, 3, 4 ही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा घोर परिश्रम के लिए प्रयुक्त किया जाता है? घोर परिश्रम मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम करना, यानी कि आदमी शारीरिक वर्क तो बहुत ज्यादा करता है लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। ऐसे में कहावत बन गई क्या, काठक खुट लोहा कपाल, मतलब पैर तो लकड़ी के जिनसे अत्यधिक वर्क हो रहा है, लोहा कपाल का मतलब, कपाल का मतलब होता है भाग्य, मतलब बहुत ही ठोस भाग्य जिसमें कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये ए सही है। जौनसारी भाषा में प्रचलित शब्द ब्यूरा का शाब्दिक अर्थ क्या है?
ब्यूरा, ब्यूरा का मतलब होता है सलाह, ब्यूरा का मतलब होता है सलाह। नीचे दिए गए विश्व हिंदी सम्मेलनों में असंगत विश्व हिंदी सम्मेलन का चयन कीजिए। तीसरा सम्मेलन भारत में हुआ, पांचवा त्रिनिदाद एंड टोबैगो में हुआ, सातवां सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में नहीं हुआ, ये हुआ सूरीनाम में। दक्षिण अमेरिकी देश है सूरीनाम, जहां बहुत सारे भारतीय रहते हैं, प्रवासी भारतीय, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर 1860-70 के आसपास गए थे सूरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो, गुयाना, है ना, उनमें से सूरीनाम भी है। सातवां सूरीनाम में हुआ था, ना कि यूके में। नौवां दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, सी होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी कहावत बुड़क मरन भाग खुलन का सही हिंदी अर्थ क्या होगा? बुड़क मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं वो काम के तो होते नहीं है ना, तो वो केवल संपत्ति पर क्या अधिकारी हो बने रहते हैं। तो एक कहावत बन गई कि बुढ़ मर ले तो हमारे भाग खुल लो, हमारे हिस्से में चीजें आ जाएंगी, तो झंझट से मुक्ति मिलना, मतलब बुढ़ा क्या है, झंझट है, मरेगा तो भाग खुलेंगे, है ना, तो झंझट से मुक्ति मिलना, यह है कहावत। अगला, कुछ कुमाऊनी के शब्द दिए गए हैं और उनका अर्थ है। तुषार, तुषार का मतलब पाला, ठीक है, तुषार या राड़ बोला जाता है ना, पाले को। हॉल, हॉल अन्हार का मतलब होता है कोहरा छा जाना, और सितराणी पुखीन का मतलब होता है इंद्रधनुष का लग जाना, तो रेनबो, है ना, तो इसको इंद्रधनुष। तीन के तीन सही है, तीन के तीन शब्दों का अर्थ सही है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? अगर हम ए और ऐ बोले तो इसमें गले और तालु, मतलब गले में सांस का जोर और तालु का जीभ का जोर लगता है, तो ये कंठ तालव्य है। ए और ऐ जो हमारे स्वर होते हैं वो कंठ तालव्य स्वर होते हैं, कंठ तालव्य स्वर, तो इसका सी सही आंसर होगा। राज्य के साहित्यकार के संबंध में नीचे कुछ तथ्य दिए गए हैं, उक्त तथ्यों का, तथ्य होगा, तथ्य दिए गए हैं, उक्त तथ्यों का अध्ययन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पंकज बिष्ट द्वारा रचित उपन्यास का नाम बच्चे गवाह नहीं हो सकते हैं, नहीं ये गलत है, एक्चुअल में है उस चिड़िया का नाम, इनका जो उपन्यास है। हिमांशु जोशी का जन्म चंपावत के खर्क कारकी में हुआ था, ये भी गलत है, खेती खान के गोशनी गांव में हुआ था। राजेंद्र धस्माना का प्रमुख कविता संग्रह परवलय है, ये ठीक है, राजेंद्र धस्माना का है परवलय। तो इसमें से सत्य विकल्प केवल 3 है, एक और दो सत्य नहीं है, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा एक असत्य है? अफसोस फारसी भाषा का शब्द है, बिल्कुल ठीक है, अफसोस फारसी भाषा का है। कैंची तुर्की भाषा का है। गमला पुर्तगाली का है। कारतूस अंग्रेजी का नहीं है, कारतूस फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है कारतूस, इसका डी सही आंसर होगा। पर्यायवाची शब्दों में कौन सा सुमेलित नहीं है? हिमांक, निधि, कलानाथ और छपाकर, ये चंद्रमा के हैं, ठीक है। कांता, वामा, बल्लभा, भार्या, सरस्वती, ये नहीं, ये सब हैं पत्नी के। जलाशयी, वनमाली, मधुरिपु, विधु, ये हैं सब विष्णु के, ठीक है। तो दो, केवल दो ऐसा है जो सही नहीं है, बाकी सब सही है, ए होगा इसका आंसर। अगला, हिंदी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए मिला ममता कालिया, ममता कालिया। अगला, सही विकल्प का चयन करें, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक, इसको बोलते हैं आद्योपांत, आद्योपांत, यानी कि आदि से अंत तक, अध्योपांत, अध्योपांत। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? दोहावली तुलसी की है, सतसई तुलसी की है, पार्वती मंगल तुलसी की है, और साहित्य लहरी है सूर की, ना कि तुलसी की। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शासकीय पत्र से संबंधित नहीं है?
यह सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, नहीं ये दूसरा कह रहा है बात को, अन्य पुरुष शैली। यदि पत्र लंबा हो तो परिच्छेदों में बांटा जा सकता है, मतलब अलग अलग पैरा बनाए जा सकते हैं। इस पत्र के अंतर्गत प्रथम परिच्छेद या पैरा की संख्या नहीं लिखी जाती, प्रथम में संख्या नहीं होती। यह प्राय समान स्तर के अधिकारी को लिखा जाता है, ये गलत है। ये अर्ध सरकारी पत्र होते हैं समान स्तर के अधिकारी को लिखे जाने वाले, क्योंकि शासकीय पत्र नीचे को लिखे जाते हैं, अपने अधीनस्थों को, सचिवालय से नीचे को। मंदिर और मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला, मंदिर का मतलब देवालय है, मंदिरा का मतलब है मदिरा नहीं, मंदिरा का मतलब मधुशाला है, तो इसका बी सही आंसर होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए सही हिंदी शब्द है, मतलब अपनी जो जमीन जायदाद है उसके अधिकार किसी को दे देना, पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाता है अंग्रेजी में। हिंदी में, यानी कि हिंदी में, क्योंकि हमारी जो न्यायालयों में जो हिंदी चलती है वो एक्चुअल में हिंदी नहीं है, उसमें अधिकतर शब्द अरबी भाषा के हैं, जैसे वकील है ना, आपका दलील है, ठीक है, ये सारे शब्द अरबी भाषा से आए हुए हैं अधिकतर, जो न्यायालयों में होते हैं, है ना। तो इसमें जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसे बोलते हैं मुख्तारनामा। अगर हिंदी में कहें तो हम इसे कह सकते हैं कि शक्ति पत्र, मतलब संपत्ति को यूज करने का एक तरीके से अधिकार पत्र हो गया। न्यायालय की भाषा में इसे मुख्तारनामा कहा जाता है। उस जगह सभा होने जा रही है, वाक्य में कौन सा परसर्ग होगा? परसर्ग का मतलब क्या होता है? इसमें कौन सा कारक होगा? परसर्ग का मतलब होता है कारक, है ना। उस जगह सभा होने जा रही है, उस जगह पर, उस जगह पर, यहां पर छिपा क्या है? उस जगह पर, मतलब जगह, कोई स्थान के बारे में बताएगा तो वहां मैं, स्थान में या स्थान पर ही लगेगा, तो सीधी सी बात है, मैं पर पे के लिए क्या होता है? अधिकरण समास, अधिकरण कारक। एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है? चिड़िया मार पक्षी बेचता है, नहीं, चिड़ी मार होना चाहिए, चिड़िया मार नहीं होता, चिड़ी मार होता है। अपनी अपनी पुस्तकें लाओ, पुस्तकें लिखने की जरूरत नहीं, अपनी अपनी पुस्तक लाओ होना चाहिए। आपकी कविता श्रेष्ठतम है, आपकी कविता श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम नहीं, आपकी कविता। गीता आई ऐसा उसने कहा, गीता आई ऐसा उसने कहा, ये सही होगा, ये वाक्य अपने आप में सही है, बाकी तीन वाक्य गलत है। अगला, हिंदी के विकास से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। नागरी प्रचारणी सभा काशी उत्तर प्रदेश 1993 में, काशी वाली। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 में बनी थी। देवनागरी लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश आजादी के वर्ष बनी थी। और नागरी लिपि परिषद 1975 में। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, 2 4 1 3, इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाग 3 सामान्य अध्ययन, इसमें जीएस, जीके, रीजनिंग सब होगा, करंट अफेयर्स भी। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल, स्थानीय स्वशासन का आधार स्तंभ 73वां संविधान संशोधन ही है। इसी ने भारत में पंचायती राज को वास्तविकता प्रदान की। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, ये भी सही है, क्योंकि संवैधानिक, पंचायती राज तो पहले से भी था, आपको पता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कहा गया था कि पंचायती राज लाएंगे। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज शुरू भी हो गया, लेकिन उसका कोई बहुत महत्व नहीं था। उसकी वजह क्या थी? उन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, इसने दिया संवैधानिक दर्जा, इसीलिए ये आधार स्तंभ है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, इसकी व्याख्या भी सही करता है, इसी की वजह से वो आधार स्तंभ है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें कुछ समितियां दी गई हैं, उनकी नियुक्ति का वर्ष है। ये पंचायती राज से जुड़ी हुई समितियां हैं। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता को एक तरीके से भारत में पंचायती राज का शिल्पी भी कहा जाता है। इसी समिति की सिफारिशों के बाद पंचायती राज को एक स्वरूप दिया जाना संस्थागत शुरू हुआ। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी, इसने 3 स्तरीय कहा, इसने 2 कहा। एल.एम. सिंघवी समिति ने पुनः 3 स्तरीय कहा, ये भी ठीक है। पी.के. थुंगन समिति 1989,
ये 4 की 4 पंचायती राज से हैं और वर्ष भी इनके सामने ठीक लिखे हुए हैं। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। 1 2 3 4। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली पहले क्या था? केवल भारत की राजधानी थी। बाद में उसके साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आपका राजस्थान के भी आपके जिले जोड़ दिए गए और उसको एक बृहद क्षेत्र के रूप में विकसित करने की अवधारणा पैदा हुई, जिसे एनसीआर बोला जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। इसमें आपके हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे थे लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। ये 3 अदर जो हैं राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब सम्मिलित हुआ? शिक्षा का अधिकार जो क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया और 21 कौमें इसे रखा गया। ये रखा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या बनाया गया था? मौलिक अधिकार 21 कौमें रखा गया। अगला, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? इको मार्क का मतलब है इको फ्रेंडली। इस उत्पाद को बनाने में पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाई गई है, उसे इको मार्क दिया गया। इसका मतलब पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण फ्रेंडली है जो, उसे इको मार्क। मुद्रा के मूल्य और निर्यात के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुद्रा के मूल्य और निर्यात के बीच संबंध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिमूल्यित मुद्रा देश से निर्यात को बढ़ावा देगी। अधिमूल्यित मतलब जैसे हम रुपए की वैल्यू को कम कर दें, है ना, किसी मुद्रा के मुकाबले, तो हमारे देश का सामान ज्यादा बिकेगा विदेश। जैसे हम नेपाल जाएं तो हमें सस्ती चीज मिलेगी तो हम ज्यादा ले आएंगे, क्योंकि हमारी मुद्रा की मूल्य में उनकी मुद्रा क्या है? अधिमूल्यित है, मतलब कम मूल्य लगता है उसका। हमें लगता है कि भाई इंडिया में तो ये 100 रुपए की मिलती है, नेपाल में 70 की मिल रही है, ले लेते हैं, है ना। तो इससे निर्यात बढ़ेगा क्योंकि उस देश से सामान हमारे यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अधोमूलित मुद्रा के परिणाम स्वरूप देश में निर्यात में गिरावट आती। अगर हम मुद्रा के मूल्य को बढ़ा देंगे, नेपाल का जो रुपया है हमसे ज्यादा हो जाएगा, मान लो 100 रुपए से बदले 110 हो जाएगा, तो फिर हम कहेंगे क्यों लाना है वहां से, इससे सस्ता तो हमारे देश में नहीं करेंगे, तो वहां से निर्यात नहीं होगा, है ना। तो ये भी सही है। अधिमूल्यन निर्यात को प्रभावित नहीं करता। हाँ, अधिमूल्यन अगर हम कर दें तो उसका निर्यात पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अधिमूल्यित मुद्रा के परिणाम स्वरूप निर्यात में गिरावट आएगी और अधोमूल्यन से गिरावट आएगी, अधिमूल्यन से बड़ी होगी, प्रभावित नहीं करता। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी सही नहीं है। अब इसमें उपरोक्त सभी भी सही नहीं है, थोड़ा गलत हो गया है ये उसका। इसमें अगर हम डी को हटा दें तो सी, क्योंकि अधिमूल्यन होगा निर्यात, मुद्रा का अधिमूल्यन होगा तो निर्यात क्या होगी? हमेशा निर्यात हमेशा बढ़ जाएगा। ये कह रहा है कि प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल प्रभावित करता है। ये होता क्या आपका इसमें एक और विकल्प होना चाहिए, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई। सी इसका सही आंसर होगा। जवाहर रोजगार योजना, JRY, जवाहर रोजगार योजना, ये आपका शुरू की गई थी 1989 में। 1985 से 90 तक चली थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं का है। घर्षणात्मक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी के योग को अपेक्षाकृत अच्छे रूप में जाना जाता है। अगर घर्षणात्मक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी के योग को कहेंगे तो उसे बेरोजगारी की प्राकृतिक दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें घटनाओं के अनुसार अगर हम करें तो यह है शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम ये आया तो ऐसे 1929 में था, लेकिन लागू 1930 में हुआ। नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनाई गई थी। डांडी मार्च 1930 में हुआ था।
12 मार्च को। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हो गया था। तो कालक्रम के अनुसार 3 सबसे पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर शारदा अधिनियम आएगा और फिर दांडी मार्च। 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 तथा 4 इनका सही कालक्रम होगा। अगला, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से सजाइए। ये फिर वही आ गया। जतिन दास की मृत्यु, जतिन दास की मृत्यु, सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना और राजगुरु भगत सिंह को फांसी। देखो, सबसे पहले इसमें से घटित हुई सैंडर्स की हत्या। साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय को पीटा गया सैंडर्स के द्वारा, जिससे वो बहुत गंभीर घायल हुए और उनकी मृत्यु भी हो गई बाद में। उसका बदला लेने के लिए HSRA ने सबसे पहले सैंडर्स की हत्या करी। सैंडर्स की हत्या करने के बाद इसी ग्रुप ने, HSRA के सदस्य, इन्होंने ही आपकी केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, तो 3 आएगा। इसके बाद इन्हीं के ग्रुप में एक व्यक्ति थे जतिन दास, इन्होंने लाहौर जेल में आमरण अनशन कर दिया कि उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, देशद्रोही नहीं। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई। तो 2, 3, 1, 4 इसका सही क्रम होगा। 2, 3, 1 और 4, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला, यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला की किस शैली का विकास हुआ? यूनानी जो कला है, खासकर आपका मूर्ति कला के क्षेत्र में, उसके सम्मिश्रण भारत के साथ, भारतीय कलाओं के साथ जो सम्मिश्रण हुआ, उसकी मिश्रित शैली को गांधार शैली कहा जाता है। क्योंकि मथुरा शैली तो प्योर भारतीय शैली है, अमरावती भी प्योर भारतीय है। गांधार शैली वह शैली है जो आपका यूनानी कलाएं आई और भारतीय कलाओं के साथ उसका मिश्रण हुआ, कुछ वो चीजें ली, कुछ इनकी ली, उससे जो कला विकसित हुई मूर्ति कला, उसे गांधार शैली कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन समितियों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें इमाम आयोग, इनाम नहीं हो, इमाम आयोग, इमाम आयोग बना था भूस्वामी की उपाधियों की जांच के लिए। लेंडसे आयोग बना था मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। और रैले कमीशन जो लॉर्ड कर्जन ने बनाया था 1902 में विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यों के लिए। और हंटर आयोग जो 1882 में लॉर्ड रिपन ने बनाया था शिक्षा की प्रगति और पुनरावलोकन के लिए था कि जो वुडका डिस्पैच है उसकी प्रगति हुई है कि नहीं हुई है। तो इसमें ए का 2, डी का 4, सी का 1 और डी का 3, 2, 4, 1, 3, इसका सही आंसर सी होगा। अगला, नंद हंस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। नहीं, गलत है। नंद वंश पितृहंता वंश नहीं था। भारत में पितृहंता वंश हर्यक वंश को कहा जाता है, क्योंकि उसमें प्रत्येक शासक अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। तो नंद वंश नहीं है, ये था हर्यक वंश। घनानंद ने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता, हाँ, घनानंद नंद वंश का शासक जो था उसने अपने पिता की हत्या करी थी, ऐसा वर्णन है। तो 1 सही नहीं है, 2 सही है। ए सही नहीं है किंतु आर सही है, तो ऐसा सी इसका सही आंसर होगा। अगला, कुछ कोयला क्षेत्र दिए गए हैं और उनकी स्थिति है। तालचेर जो कोयला क्षेत्र है वो महानदी घाटी में है, उड़ीसा में। कर्नापुर जो आपका है वो दामोदर घाटी में है, झारखंड में। सिंगरौली सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश में। और सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी नदी पर। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, 4, 1, 2, 3, इसका बी सही आंसर होगा। ये भारत के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। सिंगरैनी सिंगरौली में काफी कंफ्यूजन होता है, ध्यान में रखना। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? अगर मध्य भारत की हम पहाड़ियां देखें, इनमें जो दे रखी हैं मध्य भारत में, ये वाले हिस्से में जो पहाड़ियां, सबसे पश्चिम में इनमें सतपुड़ा है। यहाँ पर सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद फिर ये महादेव रेंज शुरू हो जाती है। महादेव के बाद फिर मैकाल है। मैकाल जो पहाड़ी है, यहीं से आपका नर्मदा नदी इधर को निकलती है, सोन नदी उधर को निकलती है, महानदी इधर को, फिर इसके बाद छोटा नागपुर के पठार की श्रेणी शुरू हो जाती है। अगर हम इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर लगाएं तो सबसे पहले सतपुड़ा आएगा, फिर आपका महादेव आएगा, फिर आएगा मैकाल और फिर आएगा
छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, ये सी सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम से व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में बना था 1992 में, 72 में, कालक्रम से करना है। जैव विविधता अधिनियम भारत में आया 2002 में। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1 नवंबर 1973 को और प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था झारखंड में 1992 में। तो इसका सही आंसर होगा 1, 3, 4, 2। इसका कालक्रम होगा 1, 3, 4, 2। तो इसका बी सही आंसर है। भारत का सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। उसके बाद फिर पूर्वोत्तर हिमालय है, मतलब जो मेघालय आदि क्षेत्र है वहां पर। 2 भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट है। पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ये तो जोग जलप्रपात है कर्नाटका में, जिसे गोरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। तो इसका ए सही है। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति बनती है? पक्षीपात डेल्टा संसार का सबसे बड़ा पक्षीपात डेल्टा बनाती है अमेरिका की मिसिसिपी नदी। ये जब मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है तो उससे पहले बहुत बड़ा आपका इस तरह का पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। भारत में पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पूर्णतः डिजिटल, जहां पर कोई भी काम पेपर से नहीं होगा, सब डिजिटल है, कंप्यूटराइज्ड है। ये आपका महाराष्ट्र में है। ये करंट अफेयर्स है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली थी? प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को रैंक थी 25 में 41वें। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी में भारत को 25 में प्राप्त हुआ था 99वां स्थान। अगला, खींचन और मेनार, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है, किस राज्य से है? खींचन और मेनार दोनों ही नम क्षेत्र, रामसर मतलब दलदली या नम क्षेत्र या कम पानी, 6 मीटर से कम गहराई जिसमें पानी में हो, ऐसे क्षेत्र को दलदलीय या नम क्षेत्र कहते हैं। रामसर साइट घोषित अगर वो हो जाती है तो उसे अंतरराष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त हो जाता है। तो ये राजस्थान में है खींचन और मेनार। भारत में बहुत सारे स्थलों को दे दिया गया रामसर का, जिसमें से तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? 10 जनवरी को जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है उसमें 2025 की थीम थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। IRGD का पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ डिफरेंशियल। इंटरेस्ट रेट ग्रोथ ऑफ डिफरेंशियल। तो इसका बी सही होगा। ये कंप्यूटर से संबंधित है क्वेश्चन। अगला, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS शब्दावलियों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें टेबल के रो को क्या कहते हैं? डाटाबेस में टपल, बिल्कुल सही है। टेबल के कॉलम को क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट, ये भी सही है। टेबल की संख्या क्या कहलाती है? डिग्री, ये भी ठीक है। ये 3 के 3 सही है डाटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित शब्दावलियां, क्योंकि जैसे टेबल का रो होगा तो उसे क्या टेबल रो कहने की जगह क्या कहेंगे? टपल कहेंगे, है ना? ये शब्दावलियां उसमें शॉर्ट। भारत की पहली कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? 1984 में भारत की पहली कंप्यूटर नीति आई थी 1984 में। कंप्यूटर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विश्व का पहला गणक यंत्र अबेकस था, बिल्कुल ठीक है। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी, ये भी सही है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है, ये गलत है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ना कि 1 सितंबर को। ये इसका सही होगा। ये असत्य है। पहली उच्च स्तरीय भाषा फोटोन का आविष्कार बेकस ने किया था, जॉन बेकस ने, ये भी ठीक है। तो इसका सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर
ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ग्राफ बनाने के लिए उपयोग करते हैं। कैड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एडेड डिजाइन बोलते हैं जिसे, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विशेष कार्य के लिए बनाया गया है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग मतलब हम जो प्रिंटिंग वगैरह करते हैं, वो भी एक क्या है, विशेष कार्य के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। फाइल मैनेजर ये एक्चुअल में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना होकर के क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो हमारे कंप्यूटर को बैकअप देता है या उसको मैनेज करता है, तो ये यूटिलिटी में आता है। इसका डी सही आंसर होगा। अगला रीजनिंग आ गया। स्टॉप के प्रत्येक अक्षर को भिन्न भिन्न क्रम में केवल एक बार प्रयोग कर पी से आरंभ होने वाले कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अगर पी से आरंभ करें तो एक तो शब्द बन जाता है क्या, पोस्ट, POST, POST, केवल पी से आरंभ होने चाहिए। जैसे आप कहोगे टोस्ट लिख दो, है ना, तो वो टी से आरंभ हो जाएगा। एक क्या हो सकता है, पोस्ट, और ये भी हो सकता है पॉट्स, है ना, दो तो बन गए ये। पी से आरंभ होने वाले दो ही बनेंगे, सी होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक y का c, फिर g, फिर q बहुत दूर हो जाता है, तो इसमें श्रृंखला ऐसे बनी है। देखो y को क्या लिख रहा है, u, y, y को अगर हम u लिखें तो q, q, o, p, q, r, s, t, u 4 में आएगा, v, w, x, y ये भी 4 में आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ u लिखें तो y, u, q मिल जाएगा, और a, और a के बाद 4 में लिखें b, c, d, e, e 4 में आ जाएगा। e से i कितने में है, e, f, f, g, h, i, हाँ u e आ जाएगा। अगर हम ऐसी श्रृंखला बनाएं तो y -4 a +4 e +4, है ना, तो b इसका सही आंसर होगा। प्रतिवाद मतलब किसी का प्रतिवाद करना, यानी कि किसी के अगेंस्ट जाना, और विरोधाभास भी क्या है, अगेंस्ट, तो ये दोनों क्या है, पर्यायवाची। इसमें विस्तार करना और बढ़ाना भी क्या है, किसी चीज को बढ़ाना, एक्सटेंड करना या विस्तार करना क्या है, ये भी पर्यायवाची है। तो ए इसका सही आंसर होगा। पहचानना, उपेक्षा, ये विलोमार्थक हो गए। लगातार, विच्छेद, ये विलोमार्थक हो गए। इच्छा, नापसंद, ये विलोमार्थक, तो ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 44, 56, 69, 83। अच्छा, ये तो सीधी सीधी गिनती है। 44 + 12 + 13 + 14 हो रहा है, तो अब हम +15 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा +15 में 98, 98 में +16 करेंगे तो 144, 98 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, किसी कूट भाषा में ROUTIN को लिखा जाता है VMR, उसमें CRUELTY को क्या लिखा जाएगा। R को V लिख रहा है, 1 2 3 4, O को M लिख रहा है -2, U को R लिख रहा है, ये तो बहुत डिफरेंस हो जा रहा है। यहाँ से चले, E को V, E के सामने V आ रहा है, N को M, I को R, बिल्कुल सही, ऑपोजिट आ रहा है। U को G, U को क्या लिख रहा है, E, हाँ U को F, बिल्कुल सही है, U को F लिखेगा, और O को L लिख रहा है।
ठीक है, आर को आई लिख रहा है, ठीक। उल्टे से हम इसका क्या बनाएंगे, यहां सीधा बनाएंगे, तो y को लिखेंगे हम b, y के सामने b आता है। t को लिखेंगे हम, t के सामने क्या है उल्टा, g, b g। l को लिखेंगे o, e को लिखेंगे v, u को लिखेंगे f, r को लिखेंगे i और c को लिखेंगे x। बी जी ओ वी एफ आई एक्स, तो इसका सही आंसर होगा डी, डी होगा उल्टा और फिर आमने सामने। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा, ये मान लो व्यक्ति है, इसका मुख है दक्षिण की ओर। अगर हम इसको दिशा बना लें तो ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, ये ऐसे ही होती है, किताब में कहीं भी लिखोगे तो दिशाएं ऐसे ही लिखोगे। इसका मुख है दक्षिण की ओर। अब वो घड़ी की सुई की विपरीत, घड़ी की सुई ऐसे चलती है तो विपरीत घुमाएंगे, तो 90 डिग्री तो यहां तक गया, 135 आ रहा है तो 45 डिग्री यहां तक गया, तो घूम करके उसका मुंह यहां हो गया। फिर वो 180 डिग्री सुई की दिशा में घूमता। 180 डिग्री कहां होगा फिर इसका, बिल्कुल 180 डिग्री तो सीधे में काटता है, तो यहां पर होगा। अब उसका मुख किस दिशा में है कह रहा है, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उसका मुंह अब दक्षिण पश्चिम होगा, डी सही आंसर होगा। यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a भागा b का अर्थ है, ए बी का पिता है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो किसका अर्थ सही होगा। पहले तो हम देख लेते हैं इसमें कि ये चिन्ह किस उसमें पढ़ रहे हैं क्रम से, प्लस के बाद भाग, भाग के बाद गुणा, प्लस, हाँ इसमें आ रहा है। अब हम इसका मिलान करते हैं, देखो m क्या होगा, प्लस का अर्थ है ए बी का भाई है, m भाई होगा किसका, m भाई होगा k का, ठीक है। ए बी का, a और भागा b का अर्थ है ए बी का पिता है, तो इसका मतलब कौन है, k t का पिता है, पिता है इसका t का। और लास्ट में कह रहा है a गुणा b का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि t ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, यानी कि टी बहन है किसकी, पी की। तो टी और पी कौन हुए, भाई बहन। के इन दोनों के क्या हुए, पिता, और इन दोनों के चाचा कौन हुए फिर, एम। इनके चाचा, टीपी के चाचा कौन है, एम, एम चाचा है टी और पी के, दोनों के, ये बहन है ये भाई है। एम पी का चाचा, बिल्कुल एम पी का चाचा इसी में आ रहा है, देखो एम पी का, टी का भी और पी का भी, तो पी का चाचा पूछ रहा है, तो इसका डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मदन का जन्म दिवस महीने के तीसरे बृहस्पतिवार को पड़ता है। मदन का जन्म दिवस महीने के तीसरे बृहस्पतिवार को पड़ता है, बिल्कुल सही है। उस महीने का पहला दिन सोमवार था, 1 तारीख को सोमवार था, तो 2 को मंगल, 3 को बुध और 4 को बृहस्पति। तो पहला जो बृहस्पति है वो 4 तारीख को हो गया। तो निम्नलिखित में से किस तारीख को मदन का जन्म दिवस होगा, इनमें से तारीख बतानी है। ये महीने का पहला दिन कौन सा हो गया, सोमवार, तो बृहस्पति कब हुआ पहला, 4 को। अब इस बृहस्पति में अगर पहला 4 को है, दूसरा बृहस्पति कब पड़ेगा, 11 तारीख को उस महीने की। वो कह रहा है तीसरे बृहस्पतिवार को, तीसरा कब होगा फिर बृहस्पति, 18 तारीख को, 18 तारीख को होगा तीसरा बृहस्पति। किस तारीख को मदन का जन्म दिवस है, 16 को नहीं, 15 को नहीं, 25 को नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसका 18 को पड़ेगा, ये ठीक है। अगला, भिन्न आकृति का चयन करें, भिन्न आकृति का चयन करें। ये सभी आकृतियां देख लो,
तीन तीन सीधी रेखाओं से बनी है। एक सीधी रेखा, दो, तीन, एक सीधी रेखा, दो, तीन, एक सीधी रेखा, दो, तीन। डी किससे बनी है? एक सीधी और एक कर्व से। तो यही इसमें डिफरेंट होगी अन्य से, क्योंकि वो तीन तीन सीधी रेखाओं के योग से बनी है। अगला, निम्नलिखित में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। प्रश्न आकृति में इनमें से कौन सा निहित दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला, ये वाली निहित दिखाई दे रही है। देखो ये नहीं है, लेकिन ये देखो ये अलग बन रही है ना, ये सीधी बन रही है। ये आपको कहां दिखेगी? यहां देखो, ये सेम आकृति। तो इसका सही आंसर 2 है। तो ये 100 क्वेश्चन है। आपको कैसे लगे, ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए आपके दर्शक हैं उनके लिए नोटिफिकेशन इस चैनल पर आता रहेगा। धन्यवाद।